हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीक्यूज़ क्लासेस की फ्री रिसर्च और स्टैट लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेबस में वो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको इसके पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस, वो मैंने आपको बताया था कि वो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एएमओ के पेपर में। लेकिन ये जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने एविडेंस बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। रिसर्च में एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मार्क्स जो है वो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एविडेंस या एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। सबसे पहले शुरू करते हैं पंचकर्मा रिसर्च एविडेंस। हम सब जानते हैं कि पंचकर्मा जो है वो आयुर्वेद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच है। ठीक है, जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो पंचकर्म से शुरू होता है और पंचकर्म पे ही ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे पेपर में कि पंचकर्मा में आयुर्वेद का जो पंचकर्मा डिपार्टमेंट है या जो पंचकर्मा वाला हमारा विभाग है उसमें कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं आज तक, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं। जैसे पंचकर्मा के जितने भी प्रोसीजर होते हैं उनके डिटेल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, बस्तियों की मात्रा, ठीक है, साइंस ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की सम्यक लक्षण क्या है, बस्ती अगर दी है तो उसके सम्यक लक्षण क्या है, उसके हीन योग क्या है, उसके अति योग क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आचार्यों ने लिखी हैं। अगर अति योग हो जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेशन माना जाएगा, सम्यक योग पे ही आपने बिल्कुल टिके रहना है। तो ये एग्जाम्पल है हमारी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का। तो आचार्यों ने क्या किया है, डिटेल्ड प्रोटोकॉल बताया है। पहले तो ये बताया है कि बस्ती देनी कैसे है, बस्ती बनानी कैसी है। फिर बस्ती की डोज बताई है। जैसे हम जानते हैं कि निरू बस्ती की जो उत्तम मात्रा होती है 12 प्रसरित होती है, ये 24 पल होती है। इसको आप एग्जाम्पल के साथ लिख भी सकते हैं। और जो अनुवासन बस्ती होती है उसकी उत्तम मात्रा 6 पल होती है। ठीक है, तो वो भी एक रिसर्च का एग्जाम्पल है कि आचार्यों ने ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का प्रयोग करके डोज भी जो है, मात्रा जो है वो फिक्स करी है। साइंस ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की आपने जो है बस्ती जो है वो सम्यक रूप से दी है, इसके क्या लक्षण होंगे, तो निरू बस्ती के सम्यक लक्षण है ना। तो वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल है किसका, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का। तो ये एविडेंस है कि पंचकर्मा जो भी लिखा है आचार्यों ने वो सारा रिसर्च बेस्ड है। हाँ, वो क्लिनिकल रिसर्च और वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आज के युग वाली नहीं थी, लेकिन वो ऑब्जर्वेशनल और क्लिनिकल ट्रायल जो थे वो उस जमाने के हिसाब से थी। स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जितने भी हमारे जो सामान्य गुण बताए गए हैं निरू बस्ती के, अनुवासन बस्ती के, बमन के, विरेचन के, वो सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड हैं। क्योंकि आचार्य ने क्या किया था, बहुत सारे पेशेंट्स पे बार बार बमन करा करा के उस बमन के हीन योग, सम्यक योग, अति योग, इन सब को नोट किया। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरिया बनाया आचार्यों ने कि अगर मदन फल पिपली का प्रयोग करना है तो अंतर्नख मुष्टि प्रमाण का करना है, अगर आपने त्रिवृत का प्रयोग करना है तो आपने एक अक्ष या एक कर्ष मात्रा में ही त्रिवृत देना है। तो वो एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है किस चीज़ का, हमारे अर्ली क्लिनिकल ट्रायल का। तो ये जो हमारा जो स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया बनाया, चाहे बमन का बनाया, विरेचन का बनाया, बस्ती का बनाया, वो शो करता है कि पहले भी क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं जो हमारे आचार्यों ने करे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आप बिल्कुल सटीक लिखोगे कि ये शो करता है कि आयुर्वेद के पंचकर्मा में पहले से ही रिसर्च होती आ रही है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं अदर एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। जैसे आपने सुना होगा अवस्था पाक, कि जो हमारा भोजन होता है वो 3 तरह के अवस्था पाक के थ्रू गुजरता है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो वो एक कंप्लीट फिजियोलॉजिकल रिसर्च का एग्जाम्पल है। स्टेप वाइज डाइजेशन मैकेनिज्म हमारे आचार्य चरक ने गृहणी अध्याय में बताया है। तो वो क्या है, फिजियोलॉजी में रिसर्च का एग्जाम्पल है। जो अवस्था पाक बताया गया है, हमने वो बताना है कि वो फिजियोलॉजी में रिसर्च का एक एविडेंस है। फिर मर्म शरीर की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वाइटल ऑर्गन्स, बहुत सारा ऐसे ऐसे स्थान बताए हैं जहाँ पर बहुत सारी नोब्स, नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं।
तो आचार्य सुश्रुत ने मैपिंग करी वाइटल पॉइंट्स की, है ना। तो वो एनाटॉमी और ट्रॉमा साइंस आज हमें बताती है कि शिर जो है वो मर्म है, वो पहले से बताया हुआ है। तो ये एनाटॉमिकल रिसर्च का एग्जाम्पल है जो आचार्य सुश्रुत ने किया। जो मर्म शरीर अध्याय आचार्य सुश्रुत ने लिखा, उससे ये सिद्ध होता है कि एनाटॉमी में भी बहुत रिसर्च हुई है आयुर्वेद में। फिजियोलॉजी की रिसर्च में आप एग्जाम्पल आंखें बंद करके याद करेंगे। फिजियोलॉजी में जो रिसर्च का एग्जाम्पल हम लिखेंगे वो लिखेंगे डाइजेशन, अवस्थापाक, 3 तरह के अवस्थापाक। एनाटॉमी में, है ना, आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे अगर ये पेपर में आएगा। आप जितने भी हमारा अष्टांग आयुर्वेद है, या फिर आप डिपार्टमेंट वाइज दिमाग में रखो कि पंचकर्मा में रिसर्च आपने बताना है कि तो जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया, जितने भी हमारे प्रोसीजर हैं उनके सामान्य लक्षण, उनकी डोज, उस बस्ती को बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या क्रम रहेगा, वो सारी चीज़ें आचार्य ने बताया हुआ है। वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का ही एविडेंस है। फिर आप आओगे फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी में आप बताओगे कि अवस्था पाक जो बताए हैं आचार्यों ने, डाइजेशन का जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म बताया है, वो एग्जाम्पल है कि फिजियोलॉजी में भी रिसर्च हुई है। फिर आप आओगे मर्म शरीर। मर्म शरीर में आप बताओगे कि हमारे आचार्यों ने वाइटल पॉइंट्स बताए कि इन इन ऑर्गन्स या इन इन पॉइंट्स पे बॉडी पे अगर कभी भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और मृत्यु तक हो सकती है। तो वो एनाटॉमी में रिसर्च का एग्जाम्पल है। इसी में आप और चीज़ भी डाल सकते हो कि पहली जो डायसेक्शन है वो आचार्य सुश्रुत ने करी, है ना। आचार्य सुश्रुत ने सब छेदन विधि भी बताई हुई है, तो वो एनाटॉमिकल डायसेक्शन, है ना, तो वो भी एनाटॉमिकल रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आचार्य ने शोधन और संशमन जो है वो चिकित्सा बताई, है ना। हर एक व्याधि की आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में शोधन और शमन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि जितनी भी संशोधन वाली प्रोटोकॉल बताए हैं वो आचार्य चरक ने बताया है। हर एक डिजीज़ का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ शोधन और शमन व्याधियों में भी, और जितने भी हमारे रस शास्त्र में यूज़ होने वाले औषधियाँ हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जितने भी हमारे विषाक्त द्रव्य हैं, उनका भी शोधन, है ना, और शोधन और संस्कार करना ताकि हम उनका प्रयोग कर सकें एज ए मेडिसिन। तो वो भी एक प्रकार की रिसर्च है। फिर हम षटक्रिया काल की बात करेंगे जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो 6 पॉइंट बताए आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिया काल में कि डिजीज़ जो है एक एक स्टेप वाइज प्रोग्रेस करेगी। तो वो हमें बताएगी एपिडेमियोलॉजी की रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। इस तरह, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि ये तो बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन है और मैं पेपर में लिख दूंगा या लिख दूंगी, तो आपको, अगर आप वहाँ पे अपने अक्षरों में लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि हाँ, एनाटॉमी में रिसर्च का ये एग्जाम्पल है, ये प्रूफ है, फिजियोलॉजी में रिसर्च का ये प्रूफ है, ठीक है, और उसके बाद सर्जरी में रिसर्च का ये प्रूफ है। फिर आप बताओगे एपिडेमियोलॉजी में रिसर्च का ये प्रूफ है कि आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिया काल बताया, हर एक टाइम पीरियड के बाद जो है बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। फिर आप अगर तंत्र की तरफ आओगे तो विष तंत्र में क्या रिसर्च हुई, तो विष तंत्र में ये रिसर्च हुई कि टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए, कि बताया गया कि बत्सनाभ की जो डोज है वो 1/8 रत्ती से लेकर 1/4 रत्ती ही मेडिसिनल डोज है। इससे ज़्यादा अगर आप खाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो बत्सनाभ में अगर ये सब चीज़ें बताई हैं तो ये टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। यानी वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक जब मिडीवियल पीरियड मैंने आपको बताया कि उस समय शारंगधर संहिता, रसरत्न समुच्चय और ये सारे जो है वो ग्रंथ आए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू कर दी। इसके अलावा बस्ती, ठीक है, बस्ती वैरायटीज़ हमने सब कुछ पढ़ा है। बस्ती जैसे आचार्य चरक के अनुसार 3 प्रकार की बस्ती होती है। निरूह बस्ती का जो है अलग से उसका अपना काम है, अनुवासन बस्ती का अलग से पैथोफिजियोलॉजी है, उत्तर बस्ती की अलग से पैथोफिजियोलॉजी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल हैं हमारी क्लिनिकल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का, जिन्होंने फंक्शनल कैटेगराइजेशन करी अलग अलग बस्ती के। और वो सब कैसा हुआ, वो सब ट्रायल किए हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्रायल किए हुए हैं। हाँ, वो आज के हिसाब से जैसे आज ट्रायल होते हैं वैसे नहीं होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें क्लिनिकल ट्रायल का ही जो है वो एक हिस्सा है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि क्या एविडेंस है कि आयुर्वेद में रिसर्च हुआ। तो आप सबसे पहले आप बताओगे पंचकर्मा का एविडेंस, कि पंचकर्मा में जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन सब की प्रक्रिया बताई है, उन सब में डोज बताई गई है, उन सब को बनाने की प्रक्रिया बताई गई है, उन सब के सम्यक लक्षण बताए हैं, अतियोग बताए हैं, हीन योग बताए हैं। और वो चीज़ें अगर आचार्य ने बताई हैं तो वो
ऑब्जर्व करके बताई हैं, तो ये एग्जाम्पल है हमारी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का। और वो ऑब्जर्व किस पे करी है? इंसानों पे करी हैं, तो हर एक इंसान, बहुत सारे इंसानों पे करी होंगी, तो वो एग्जाम्पल है अर्ली क्लिनिकल ट्रायल का। और एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया बना के दिया पंचकर्मा के लिए कि वो 24 पल जो है वो उत्तम मात्रा होगी निरूप बस्ती की, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के दिया आचार्य ने, तो वो एग्जाम्पल है, वो एविडेंस है कि पंचकर्मा में आचार्यों के ज़माने से रिसर्च होती आई है। फिर आप पंचकर्मा के बाद फिर आप फर्स्ट ईयर में आ जाओ कि हाँ अनोटमी में रिसर्च हुई, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने डाइसेक्शन करी बॉडी की, तो अर्ली डाइसेक्शन जो है अनोटमी में हुई। अनोटमी में आचार्य सुश्रुत ने मर्म बताए, तो मर्म के बारे में एग्जैक्ट पॉइंट आचार्य सुश्रुत ने बता दिया, तो वो एनोटमिकल रिसर्च का एग्जाम्पल है। फिर आप फिजियोलॉजी में आ जाओगे कि जो अवस्थापाक आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक ने बताए कि 3 तरह के अवस्थापाक होते हैं, तो आचार्य चरक ने इसमें ये एक्सप्लेन किया कि डाइजेशन, स्टेप वाइज डाइजेशन की पैथोफिजियोलॉजी आचार्य चरक ने बताई, तो ये फिजियोलॉजी में रिसर्च का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, फिर आपका पंचकर्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे फिर अगतंत्र पे, तो अगतंत्र में आप बताओगे कि भाई बहुत सारे आचार्यों ने या बहुत सारे ग्रंथों में हर एक जो औषधि है उनकी विषाक्त मात्रा बताई हुई है कि इससे ज़्यादा लोगे तो विषाक्त हो जाएगा, तो ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ का एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं उन्होंने लिख दिया कि बत्सनाप जो है वो 1/4 या 1/8 रत्ती से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किए होंगे, है ना, उन्होंने 1000 पेशेंट को बत्सनाप देते हुए देखा होगा, फिर उसमें से बहुत सारे मर गए होंगे। ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने रिसर्च करी थी। फिर उसके बाद आप पंचकर्मा में यही बस्ती का भी एग्जाम्पल और भी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा एग्जाम्पल आपको पंचकर्म के ही देने हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फील्ड है आयुर्वेद की, तो आपने उसको ज़रूर वहाँ पे प्रायोरिटी देनी। कि बस्तियाँ भी, ऐसा नहीं है कि बस्ती है कि बस्ती भी के भी 3 प्रकार बताए हुए हैं, इसके अलावा यापन बस्ती भी बताई, तो सब के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी है, और वो सारी चीज़ें आयुर्वेद में लिखी हुई हैं क्योंकि उनके ऊपर रिसर्च हुई है, वो ऐसे नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। एक और क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस टॉपिक है उसमें से छूट गया था, तो मैंने इसी में ही कवर कर दिया। टॉपिक का नाम था रिसर्च एथिक्स, है ना। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। जब मैं अपने यूजी में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में। और रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं वो मैं अब दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमें आज की जो रिसर्च है उसको एक बहुत नैतिक ढंग से करना पड़ता है, कि आप ऐसे नहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती की तू मेरे ट्रायल में आ जा, या हम किसी भी जानवर को इंजेक्शन लगा देंगे। हमें एनिमल एथिकल कमेटी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी, इन दोनों के अप्रूवल चाहिए होता है, तभी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो उस रिसर्च के एथिक्स हमने पहले से डिस्कस किए हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेलमोर्ट, और बेलमोर्ट का प्रिंसिपल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। बेलमोर्ट के जो सिद्धांत होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल अगेंस्ट ह्यूमन। कि बेलमोर्ट ने बताया कि आप जब किसी इंसान के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप किसी इंसान को दवाई दोगे, तो आप इन सिद्धांतों को फॉलो करोगे, कि आप इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, आप उनका ज़बरदस्ती नहीं करोगे, आप उनको उस दवाई को खाने से होने वाली हानियों और लाभ के बारे में बताएंगे। एक तो वो आ जाता है 5 मार्क्स में कि भाई बेलमोर्ट के प्रिंसिपल क्या थे और वो किससे रिलेटेड थे। दूसरा जो बार बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपके यूजी पेपर में और एएमओ के पेपर में, वो आता है डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये वहाँ पे छूट गया था इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की 1964। देखो, बेलमोर्ट तो इंसान का नाम था, हेलिंस्की जो है वो जगह है। ठीक है, तो हेलिंस्की कहाँ है? फिनलैंड में है। तो फिनलैंड में एक वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हुई थी 1964 में, और वहाँ पे डिक्लेरेशन हुई थी, जैसे अल्मा आटा डिक्लेरेशन होती है ना, वो भी अल्मा आटा भी एक जगह है, तो वहीं उसी की डिक्लेरेशन से पीएचसी आया, ये बात हम पढ़ते हैं। वैसे ही हेलिंस्की की भी डिक्लेरेशन थी, और वो क्या हुआ उसमें मैं बताता हूँ आपको। द डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की इज़ अ सेट ऑफ इथिकल प्रिंसिपल। पहली बात वही है कि नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताता है कि आपने रिसर्च करनी कैसे। इट इज़ अ सेट ऑफ इथिकल प्रिंसिपल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। हेलिंस्की में जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं वो इंसानों को रिसर्च में कैसे यूज़ करना है उसी से रिलेटेड है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। बेलमोर्ट का भी सिद्धांत जो है वो भी इंसानों से रिलेटेड है, और हेलिंस्की का भी इंसानों से रिलेटेड है। अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, WMA, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1964 में एक डिक्लेरेशन बनाई। ठीक है, कहाँ बनाई? हेलिंस्की फिनलैंड में,
जिसका मेन मकसद क्या था कि हम जब इंसानों पे रिसर्च करेंगे तो हम कुछ नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। क्या है ये नैतिक सिद्धांत, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। सबसे पहला है वॉलेंटरली इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज इसेंशियल। सबसे पहली चीज़, जिस भी इंसान को आप रिसर्च के लिए चूज़ करोगे उसको आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूर दोगे। कंसेंट क्या होता है अगर तंत्र में हम डिस्कस करते हैं बहुत बार, ठीक है, लेकिन एक कंसेंट होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होता है कि आपने उनको बताना है कि आप उनके साथ क्या करने जा रहे हो, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो हेलिंस्की के डिक्लेरेशन में पहला पॉइंट यही था कि आप हर एक पेशेंट को वॉलेंटियरली खुद बोलोगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स वेलफेयर कम्स बिफोर साइंटिफिक इंटरेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आपका रिसर्च का मकसद है, जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक है, चाहे वो कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो इस सोसाइटी के लिए, पार्टिसिपेंट जो होगा उसका वेलफेयर सबसे ऊपर रखा जाएगा। इंसान जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उसकी जान आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज कंपेयर टू आपकी रिसर्च। थर्ड आता है रिस्क एंड बेनिफिट्स मस्ट बी केयरफुली असेस्ड। ठीक है, आपने हमेशा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में समझाओगे तो आप उनको बताओगे कि इस रिसर्च से आपको क्या लाभ होने वाला है और क्या हानियाँ होने वाली हैं। अगर आपकी रिसर्च में हानियाँ ज़्यादा हैं, लाभ कम है, तो आप वो रिसर्च नहीं करोगे, स्पेशली पेशेंट इंसान के ऊपर नहीं करोगे। ये बोलना था हेलिंस्की की डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट है रिसर्च शुड हैव अ साइंटिफिक बेसिस एंड टू बी कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्च जब भी आप करोगे तो साइंटिफिक रिसर्च ही करोगे और रिसर्च वही करेगा जो रिसर्चर क्वालिफाइड होगा। फिफ्थ पॉइंट है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ये बिल्कुल कॉमन बात होती है कि जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पार्टिसिपेंट की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ये बात भी डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की से आई। एंड एवरी स्टडी मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम इंडिपेंडेंट इथिकल कमेटी, दैट इज IEC, या जिसको इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी बोलते हैं। देखो IEC का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पता है कि IEC के यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, है ना। दो नाम क्यों लिखे हैं आपको याद रखने के लिए। देखो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी तो वो है ही है, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप रिवाइज करेंगे, जो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी थी उसका जो हेड था वो इंस्टीट्यूट का हेड नहीं होता, वो बाहर का बंदा होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट वाला तो खुद ही अपने इथिकल कमेटी से अपने मतलब धांधली करके अपने बच्चों को जो है वो हर चीज़ अप्रूव कर देंगे। जो चेयरपर्सन होता है वो बाहर का बंदा होता है, वो साइंटिस्ट होता है, वो बाहर का आदमी होता है जो उसका हेड होता है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट इथिकल कमेटी भी कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट इथिकल कमेटी होती है, और ये इसको इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी भी बोलते हैं। इससे अप्रूवल मिलेगा तभी आपकी रिसर्च इंसानों पर होगी। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। अगर आपके रिसर्च में मान लो वृद्ध या बाल रोग यूज़ हो रहे हैं, बाल या वृद्ध लोग यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दोगे अपनी रिसर्च के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट शुड बी एक्यूरेटली रिपोर्टेड वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और बात जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अपनी रिसर्च में हमेशा ज़बरदस्ती पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, झूठी रिपोर्ट्स डाल देते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना है, ऐसा डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की में लिखा है कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि अ नेगेटिव रिसर्च इज आल्सो रिजल्ट, है ना, इज आल्सो रिसर्च। कि अगर आपकी रिसर्च नेगेटिव आई है, जो आयुर्वेद में लिखा है वो नहीं प्रूव हुआ, तो ठीक है, एटलीस्ट हमें ये तो पता लग गया कि वो जो लिखा है वो गलत लिखा है या आज के युग के हिसाब से वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट थे, किसके थे, डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की। हेलिंस्की फिनलैंड में एक जगह थी जहाँ पे WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने मिलके 1964 में, जैसे 1978 में आलमाटा डिक्लेरेशन हुई थी और वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग मिले हुए थे और उनको ये समझ में आया कि हमारे पूरे संसार में जो प्राइमरी हेल्थ है वो बहुत ख़राब है। तो उन्होंने प्राइमरी हेल्थ का जो पूरा मुद्दा उठाया वहाँ पे अल्मा-अट्टा में। वैसे ही हेलिंस्की में क्या हुआ कि रिसर्च जितनी भी हो रही थी, चाहे आयुर्वेद में चाहे किसी फील्ड में, वहाँ पर इथिक्स को नहीं देखा जा रहा था। ज़बरदस्ती इंसानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जानवरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पर 8 पॉइंट ये रेज़ किए गए कि जब भी इंसान इन्वॉल्व होंगे
आप उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंडर लाओगे। जब भी इंसान इन्वॉल्व होंगे तो आप वेलफेयर, उन इंसानों का वेलफेयर आप उनके सबसे ऊपर रखोगे एज़ कम्पेयर टू अपनी रिसर्च। और आप हमेशा रिस्क और बेनिफिट जो है उनको केयरफुली असेस करोगे। अगर बेनिफिट कम है, रिस्क ज़्यादा है, तो आप नहीं करोगे। इसके अलावा रिसर्च हमेशा क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर के द्वारा ही की जाएगी और वो भी साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपने प्रोटेक्ट करनी है। हर एक रिसर्च को आईईसी का अप्रूवल मिलना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ आईईसी है ना, वो एनिमल वाली नहीं है, क्योंकि आप एनिमल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो भी वल्नरेबल ग्रुप होगा उसके लिए आप स्पेशल प्रोटेक्शन दोगे। और हमेशा जो भी रिजल्ट होगा आपका रिसर्च का वो आप एक्यूरेटली लिखोगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब ये बात आपने समझ ली। अब समझने के बाद भी क्या होता है, पेपर में याद नहीं रहता। मेन मुद्दा तो याद करने का ही है ना। इस बात को आप समझ लोगे, जितना दिमाग में रखोगे हेलिंस्की जो है वो इंसानों के लिए ही थी, तो आप उसको लिख सकते हो अपने तरीके से। लेकिन फिर भी आपको हेडिंग्स जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। तो हेलिंस्की को याद रखने का तरीका क्या है, हेलिंस्की ही है। सबसे पहले आता है एच। एच मतलब ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले यही था, जो पहला पॉइंट था हमारा वो यही था कि आप ह्यूमन वेलफेयर को सबसे ऊपर रखोगे, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करोगे। ठीक है। ई का मतलब है इथिकल कमेटी अप्रूवल। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी या इंडिपेंडेंट इथिकल कमेटी होगी उसका अप्रूवल होगा तभी आपकी रिसर्च होगी, नहीं तो नहीं होगी। एल से मतलब लाइफ और वेलफेयर फर्स्ट, कि उन इंसान के जो उनकी जो लाइफ है, जो आपके पार्टिसिपेंट है, वो आपके लिए फर्स्ट होगी एज कम्पेयर टू आपकी रिसर्च। ऐसा मतलब साइंटिफिक रिसर्च, आपकी रिसर्च जो है वो प्रॉपरली साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए। जो भी आपका रिसर्च स्कॉलर है वो मतलब पढ़ा लिखा रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए। उसके बाद आई मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट था। एन मतलब नो अननेसेसरी रिस्क, कि आप इवेल्युएट करोगे कि आपकी रिसर्च में रिस्क कितना है और उसका बेनिफिट कितना है। बेनिफिट कम है तो आप रिसर्च नहीं करोगे। के का मतलब है कीप कॉन्फिडेंशियलिटी, आप पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और जो उसकी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखोगे। आई का मतलब है इंटीग्रिटी इन रिपोर्टिंग। आई का मतलब है कि जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो आपका रिजल्ट चाहे नेगेटिव हो, उसको आप इंटीग्रेटेड रखोगे, उसको आप ट्रू रखोगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये दो टॉपिक थे आज का मेन मकसद। 5 मार्क्स में आपको ये आ सकते हैं, चाहे एएमओ एग्ज़ाम में चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। इसके अलावा एमडी एग्ज़ाम में भी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की कब हुई और वो क्या करती थी। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेलिंस्की 1964 में, हेलिंस्की एक जगह है फिनलैंड में, वहाँ पर हुई और उनका मेन मकसद था ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एथिक्स मेंटेन करना, किसमें, रिसर्च में। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय और आपने ये टॉपिक रिसर्च और स्टैट यूट्यूब पर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।